नमस्कार दोस्तों, मैं मिलन कुमार आप सबका स्वागत करता हूं मिलन पाठशाला पर। आप देख सकते हैं कि आज हमारा टॉपिक रहने वाला है संसद। देखो, जो हम पढ़ रहे हैं तो हम पढ़ेंगे एमसीक्यू के बाद हम थ्योरी पढ़ेंगे उसकी, जो एमसीक्यू जो क्वेश्चन से रिलेटेड है या फिर जो ऑप्शन से रिलेटेड जो भी थ्योरी है वो हम इस क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, संसद से बाहर कोई भी सवाल इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा, संसद का कोई भी सवाल। ठीक है, क्लास नंबर हमारी 6 है, इससे पहले हम 5 क्लास कर चुके हैं। ठीक है, हमारा टारगेट रहने वाला है सीईटी आने वाला, जो सीईटी और आरएस है जो प्री है वो हमारा टारगेट रहने वाला है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, देखो हमारा जो वो रहेगा प्रोसीजर रहेगा। सबसे पहले हम मेजर आर्टिकल पढ़ लेते हैं कि संसद में है क्या चीज़ और मेजर आर्टिकल कौन कौन से हैं, वो सारी चीज़ पढ़ेंगे सबसे पहले। तो पहला है संसद का, जैसे मैंने ब्लूप्रिंट आपको दिखाया है। देखो, संसद किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है, तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, इन तीनों चीज़ों से मिलकर के बनी होती है। राज्यसभा जो है आर्टिकल 80 में है और लोकसभा आर्टिकल 81 में है। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 250, ठीक है, ये आप याद कर लेना। और अधिकतम इसमें होती है 552। वर्तमान में कितनी है, कितने क्या है, वो आपको सारी चीज़ याद होनी चाहिए। ठीक है, और लोकसभा जो होता है अस्थायी सदन होता है, इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से इसका चुनाव होता है। जबकि राज्यसभा जो है स्थायी सदन होता है, इसकी जो 1/3 सदस्य हैं प्रति 2 वर्ष में सेवानिवृत्त कर दिए जाते हैं। ठीक है, आर्टिकल 85 संसद के सत्र की बात करता है। संसद का सत्र है, सत्र को बुलाना है, सत्र का विघटन करना है, वो आपके आर्टिकल 85 में कहा गया है। ठीक है, तो आर्टिकल 85 याद रखना। और आपको ट्रिक बता देता हूँ 80 81 को याद रखने की। तो आपको रखना सरल से याद रखना कि सा फॉर संसद यानी आर्टिकल 79, रा फॉर राज्यसभा आर्टिकल 80 और ला फॉर लोकसभा, इसका मतलब आर्टिकल 81। ठीक है, नेक्स्ट महत्वपूर्ण आर्टिकल में आपका आता है अनुच्छेद 108 संयुक्त बैठक को बताएगा। ठीक है, इसके बारे में डिटेल से पिछली क्लासों में खूब सारी चीज़ें मैं बता सकता हूँ। ठीक है, आर्टिकल 110 धन विधेयक आएगा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आर्टिकल 112 बजट है। क्या है आर्टिकल 112? बजट है। ठीक है, देखो धन विधेयक क्या होता है। धन विधेयक जैसे धन विधेयक के बारे में आपको याद रखना है कि धन विधेयक जो है केवल और केवल किस में आएगा, धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में पेश किया जाएगा, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पे किया जाएगा। यानी राष्ट्रपति से पहले अनुमति लेंगे, उसके बाद धन विधेयक लाया जाएगा। किस में लाया जाएगा? लोकसभा में लाया जाएगा। अंतिम निर्णय लोकसभा का, जो अंतिम निर्णय देगा कौन देगा? लोकसभा अध्यक्ष देगा। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष इसकी क्या करता है, लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा में लाएगा तो लोकसभा अध्यक्ष इसका क्या देगा? निर्णय देगा। ठीक है, और राज्यसभा के पास जाता है। राज्यसभा केवल और केवल किसके लिए? नामात्र के लिए 14 दिन तक रहता है। अगर राज्यसभा पास करे, ठीक है, नहीं करती तो ऑटोमेटिक पास माना जाएगा। ऐसे ही बजट है। अब बजट 112 में है। आर्टिकल 249 राज्यसभा को एक विशेष शक्ति देता है। आर्टिकल 249 249 क्या देता है? राज्य सूची के विषय पर कोई भी महत्व का विषय है, राज्य सूची का विषय, कोई भी राज्य सूची का विषय इसको लगे राज्यसभा को कि ये महत्व का है, तो उस पर क्या है? कानून बनाया जा सकता है। उस पर कानून बनाने हेतु संसद को शक्ति प्राप्त है। ठीक है, आर्टिकल 312 याद रखना है। राज्यसभा की विशेष शक्ति है कि राज्यसभा को अखिल भारतीय सेवाएं प्रारंभ करने का क्या है? अधिकार है। ठीक है, नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है कौन? राज्यसभा। ठीक है, आर्टिकल 312 के तहत। तो ये महत्वपूर्ण आर्टिकल मैंने आपके बताए थे। अब हम करेंगे क्वेश्चंस की डिटेल पढ़ेंगे। क्वेश्चंस में पहले थ्योरी पढ़ेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे, क्वेश्चंस के ऑप्शन देखेंगे। ठीक है, देखो मैं इस तरीके के क्वेश्चन आपको क्यों लेके आ रहा हूँ। देखो मेरा उद्देश्य ये है कि जो मैं कथन कराऊंगा, आपको क्वेश्चन कराऊंगा, तो कथनों के माध्यम से आपको उस टॉपिक के बारे में जो पूरी थ्योरी है वो आपको याद होनी चाहिए। देखो फैक्ट साथ के साथ आते चलेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, जो फैक्चुअल चीज़ें वो आपके साथ आती चलेंगी, लेकिन आजकल के जो एग्ज़ाम है उसमें फैक्चुअल की जगह आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो मेरा जो कोशिश है वो ये है कि मैं आपको क्या करवाऊँ, जो कथनों के माध्यम से आपको जो थ्योरी है उसको रिवाइज करवाऊँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन से आप देखो कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो संघीय सरकार में मंत्री बनने के पात्र नहीं होते। देखो यह जो क्वेश्चन है वह गलत क्वेश्चन है। कैसे? कि राज्यसभा के सदस्य होते हैं वह भी मंत्री बन सकते हैं। वह भी क्या बन सकते हैं? मंत्री बन सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है। देखो अगर राज्यसभा और लोकसभा का सदस्य नहीं है तो भी वह मंत्री बन सकता है, लेकिन उसके लिए शर्त है कि उसे फिर 6 माह के भीतर किसी ना किसी सदन की क्या लेनी पड़ेगी? सदस्यता लेनी पड़ेगी। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। अगला पॉइंट है कि भारत संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। बिल्कुल सही है, संयुक्त रूप से जो है लोकसभा के प्रति क्या होगा? उत्तरदायी होगा। तो आपका क्या गलत है? आर सही है, कारण सही है और आपका कथन जो है गलत है।
तो ये गलत है, आर सही है, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। ठीक है, देखो इसका विश्लेषण देखते हैं। आपको देखो क्वेश्चन से ज़्यादा इसका विश्लेषण और उसके कथनों को आपको एक ध्यान से पढ़ना है कि जैसे मंत्रियों की नियुक्ति जो है वो कौन करेगा, प्रधानमंत्री करेगा, सॉरी प्रधानमंत्री की सिफारिश पर कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, मैंने जब राष्ट्रपति पढ़ाया था तब भी आपको बताया कि जो मंत्रियों की नियुक्ति करता है वो कौन करता है, राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर करेगा। दूसरा मैं बात करूं कि मंत्री बनने के लिए संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना पर्याप्त है, यानी लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का हो, मंत्री बनने के लिए किसी भी, मतलब कहने का मतलब सांसद होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, सांसद होना चाहिए। अगर वह सांसद नहीं है, आर्टिकल देखो, आर्टिकल 75 का क्लॉज 5 कहता है कि यदि कोई व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद का सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह के भीतर किसी न किसी सदस्य की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। ठीक है, अन्यथा उसका पद समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो, ठीक है, वही भी मंत्री बन सकता है, वही भी क्या बन सकता है, मंत्री बन सकता है। और दूसरा इसमें क्या रखा है कि यदि किसी भी सदन का सदस्य नहीं है वो भी मंत्री बन सकता है, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, 6 माह के भीतर उसे किसी न किसी सदन की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। ठीक है, दूसरा है मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व भी मैं बात कर लूँ तो मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति की प्रति उत्तरदायी होती है। कहने का मतलब है जो मंत्रिपरिषद है, अगर मंत्रिपरिषद का पूछा जाए कि सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद जो है किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और अगर पूछे कि मंत्रिपरिषद जो है व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। संविधान संशोधन 91वां संविधान संशोधन होता है जिसमें मंत्रिपरिषद का आकार तय किया गया था। ये यानी इतने परसेंटेज फिक्स कर दिया था कि 15% जो है लोकसभा का सदस्य का 15% ही मंत्रिपरिषद के सदस्य होंगे। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन के माध्यम से आपको बहुत सारे सवाल, बहुत सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट मेरा रहेगा क्वेश्चंस की लोक लेखा समिति। देखो लोक लेखा समिति की मैं बात करूं तो ये इस प्रकार की समिति है। इस समिति के बारे में थोड़ी चर्चा कर लूं कि ये समिति जो काम करती है ये ऑडिट करने का काम करती है। ठीक है, जो बजट, जो वित्तीय व्यय होंगे, खर्चे होंगे, उनको ऑडिट करेगी और ऑडिट करने के बाद इसकी रिपोर्ट कहाँ जाएगी, CAG के, कैग के पास जाएगी। ठीक है, कैग फिर जो कैग जो रिपोर्ट बनाएगा उसकी रिपोर्ट की जाँच करेगी। तो ये काम होता है। और इसमें मैं सदस्य बता दूँ तो इसमें टोटल सदस्य होते हैं 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 जो होते हैं वो लोकसभा के होते हैं और 7 जो होते हैं वो राज्यसभा के होते हैं। ये आपको याद रखना है। तो अब देखो साहब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि लोकसभा के अधिकतम सदस्य 22 सदस्य गठित होते हैं। नहीं, लोकसभा के ओनली 15 सदस्य इसमें शामिल होते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत। तो ये कथन जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। दूसरा कथन कह रहा है कि सरकार के वित्त लेखाओं की जांच करती है। बिल्कुल, सरकार के वित्त लेखाओं की जांच करेगी और जो कैग है, कैग की रिपोर्ट की जांच करेगी। कैग जो ऑडिटर का काम करता है, ठीक है, ऑडिटर जनरल है, उसकी रिपोर्ट की क्या करेगी, जांच करेगी। तो ऑप्शन कथन 2 और 3 सही है, मतलब 2 और 3 का मतलब ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है आपकी समिति की संरचना और कार्य। देखो डिटेल देखो साहब, समिति की संरचना मतलब समिति में कुल सदस्य संख्या कितनी है, 22। ठीक है, जिसमें लोकसभा से 15 हैं, राज्यसभा से 7 हैं। ठीक है, और मंत्रियों के ऊपर प्रतिबंध, यानी कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं होगा। यानी इसकी जो खास बात यह है कि लोक लेखा समिति में कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं होगा, क्योंकि मंत्री होगा तो वह तो कोई भी ऑडिट कर सकता है, किसी भी चीज़ का ऑडिट कर लेगा भाई, गलत काम करके भी ऑडिट कर लेगा। तो इसलिए इसमें कहा गया है कि कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं होगा। ठीक है, अगला है समिति के प्रमुख कार्य क्या हैं, तो भारत सरकार के विनियोग और वित्त लेखाओं की जांच करना। भारत सरकार के विनियोग और वित्त लेखाओं की क्या करना, जांच करना। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करना। अब नियंत्रक CAG क्या है, CAG को जब हटाएंगे तो CAG के बारे में बता दूँ, CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है। ठीक है, इसके हटाने की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है उसके समान होती है, वो मैं बताऊँगा जब सर्वोच्च न्यायालय पढ़ाऊँगा। तो उसके न्यायाधीश को कैसे हटाया जा सकता है, वो कॉलेजियम प्रणाली होती है। ठीक है, उस प्रणाली को मैं आपको बताऊँगा। महाभियोग जैसी ही होती है, लेकिन महाभियोग केवल राष्ट्रपति के लिए प्रयोग हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध के कारण संसद की संयुक्त बैठक कौन सा विधेयक पारित करवाने के लिए बुलाई जाती है। देखो हमें पता है कि राज्यसभा और लोकसभा जब आपके उनमें प्रतिरोध होता है तो प्रतिरोध होने पर एक संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। बुलाता कौन है, राष्ट्रपति बुलाएगा। अध्यक्षता कौन करेगा, तो अध्यक्षता करेगा कौन, लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, तो अब देखो किस स्थिति में
स्थिति में आपको जो है संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी। किस स्थिति में संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी वो देखो साहब। तो किस स्थिति में संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी, तो अब पहला दे रखा है साधारण विधेयक। बिल्कुल साधारण विधेयक पर संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। क्या धन विधेयक पर बुलाई जाएगी? नहीं, धन विधेयक पर और संविधान संशोधन विधेयक पर कोई भी क्या नहीं है, संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो कथन एक केवल ऐसा ही हो जाएगा, जैसे केवल साधारण विधेयक के लिए ही जो है संयुक्त बैठक है, धन विधेयक के लिए कोई संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। और लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर किया जाएगा। संविधान संशोधन विधेयक में भी कोई अलग विशेष रूप से विशेष बहुमत से पारित किया जाएगा। और इसमें क्या है, इसमें भी किसी भी प्रकार के इसका उल्लेख नहीं है, किसी भी प्रकार के संयुक्त बैठक का उल्लेख नहीं है। ठीक है, अगला है प्रतिक्रियात्मक तथ्य देख लो। तथ्य देख लो, जैसे आहूत यानी समन, राष्ट्रपति के द्वारा समन किया जाएगा। राष्ट्रपति के द्वारा समन किया जाएगा किसको? संयुक्त बैठक को। मैंने बता दिया आपको। अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। ऐतिहासिक तथ्य देख लो, जो पहली बैठक हुई थी, पहली संयुक्त बैठक हुई थी 1961 में हुई थी। और 1961 में दहेज प्रतिषेध अधिनियम आया था। दहेज प्रतिषेध अधिनियम के लिए बुलाई गई थी। ठीक है, उनके दहेज प्रतिषेध जो अधिनियम है उसके लिए लोकसभा और राज्यसभा में विवाद होता है, और उस विवाद का समाधान करने के लिए आपकी संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। कब? 1961 में। तो यह पहली संयुक्त बैठक थी, 1961 में बुलाई गई। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो साहब कि भारत के संविधान के द्वारा राज्यसभा को निम्नलिखित में से कौन सी विशेष शक्तियाँ प्रदान की गई हैं? यानी क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को निम्न में से कौन सी विशेष शक्ति है? देखो, राज्यसभा को दो ही विशेष शक्ति है। राज्यसभा को दो विशेष शक्ति हैं। एक तो है आर्टिकल 249 के तहत, यानी आर्टिकल 249 के तहत अगर उसे लगे कि राज्य सूची का कोई भी विषय राज्य महत्व का है कोई विषय, तो उस पर क्या है, कानून बना सकती है, उसको कानून बना सकती है। एक ये उसका क्या है, विशेष अधिकार है। दूसरा राज्यसभा का मैं विशेष अधिकार बताऊं तो आर्टिकल 312 कहता है कि राज्यसभा जो है दो तिहाई बहुमत से अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है। नई अखिल भारतीय सेवा, जैसा IPS IAS है ना, ऐसे ही किसी भी अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है। नई अखिल भारतीय सेवा का वो राज्यसभा के क्या है, हाथ में पावर है, वो राज्यसभा के हाथ में है ये पावर। ठीक है, तो ऑप्शन देखो साहब कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन बी में देखो, ऑप्शन बी में दे रखा है कि राज्य सूची पर कानून बनाने और एक या अधिक भारतीय सेवाओं को स्थापित करने के लिए संसद को सशक्त बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित करने के लिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। तो मैंने बताया अखिल भारतीय सेवा, नई अखिल भारतीय सेवा बनाने के लिए, और राज्यसभा में कोई भी सदस्य जो है राज्यसभा का कोई भी राज्यसभा नहीं, राज्य सूची का कोई विषय होगा, उस विषय पर कानून बना सकती है। ठीक है, तो ये इसका अधिकार है। देखो इसके डिटेल मैंने आपको दे दिया है, इधर आप पढ़ सकते हो कि राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ जो हैं वो कौन कौन सी हैं। तो संविधान के 3 प्रमुख विशेष शक्तियाँ बताई गई हैं। पहली है आर्टिकल 249 के तहत, जिसमें जो लोकसभा को नहीं है ऐसी शक्तियाँ हैं इसके पास। ठीक है, तो आर्टिकल 249 के तहत राज्य सूची के विषयों पर 1 वर्ष के लिए कानून बनाने का अधिकार संसद को होगा। यानी कहने का मतलब है, अगर उसे लगे, यदि राज्यसभा को लगे कि कोई भी राज्य सूची का विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो उस पर कानून बना सकती है। वह कानून कितने वर्ष के लिए लागू हुआ? 1 वर्ष के लिए। दूसरा है आर्टिकल 312, मैंने बता दिया, 2 तिहाई बहुमत से नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकता है। और आर्टिकल 76 का बी, यानी उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव केवल और केवल किस में लाया जाएगा? राज्यसभा में लाया जाएगा। हाँ, ये भूल गए थे क्योंकि जब मैंने उपराष्ट्रपति पढ़ाया था तो मैंने स्पेशली जोर दिया था कि उपराष्ट्रपति को हटाया कैसे जाएगा। तो मैंने बताया था कि जो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए केवल और केवल राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको ये तीनों जो विशेष अधिकार हैं किसके, राज्यसभा के, वो क्लियर हुए होंगे। ठीक है, क्वेश्चन यहीं से बनेगा। आपको ये नहीं पूछेगा कि राज्यसभा किस आर्टिकल में, आर्टिकल 80 बता के और निकल गई, नहीं। ठीक है, गहराई से क्वेश्चन पूछने लग गया है तो आपको ये ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, मैं जिस हिसाब से प्रयास कर रहा हूँ, आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और कुछ भी क्वारी हो या फिर कुछ भी और सजेशन आप चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अगली वीडियो से मैं आपको वो सजेशन पर काम करके लाऊंगा। ठीक है, यदि राज्यसभा द्वारा धन विधेयक में पर्याप्त संशोधन किया जाता है तो क्या होगा? देखो, कहने का मतलब है राज्यसभा संशोधन करे या ना करे, लोकसभा मानने वाली नहीं है।
यानी लोकसभा बाध्यकारी नहीं है कि वो माने, वो मान भी सकती है और नहीं भी मान सकती है, वो लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है। राज्यसभा केवल और केवल देख सकती है, किसको? धन विधेयक को, केवल और केवल देखने का काम है उसका, ठीक है, और कोई काम नहीं है। तो धन विधेयक के मैंने बारे में बता दिया, आर्टिकल 110 है धन विधेयक का, ठीक है, आर्टिकल 110 धन विधेयक केवल लोकसभा में लाया जाएगा। देखो एक क्वेश्चन के माध्यम से बहुत सारे क्वेश्चन कवर होंगे, मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप लिख सकते हो, अगर आपके पास पहले से लिखा हुआ है तो आप उसको ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनना। और मैं आपको ये PDF भी प्रोवाइड करवा दूंगा जो जिसमें सारी डिटेल लिखी हुई है, ठीक है, और भी इसमें मैं ऐड कर दूंगा PDF में, जो आपको छोटी छोटी चीज़ें, आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको छोटी छोटी चीज़ें भी अगर इसमें चाहिए तो मैं इसमें ऐड कर दूँगा, ठीक है, एक एक फैक्चुअल चीज़ें, और आपको जो है PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका जो है लिंक दी गई है, उस पर जाओ, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो धन विधेयक जो है आर्टिकल 110 में है, और केवल और केवल किस में लाया जाएगा? लोकसभा में लाया जाएगा, और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर लाया जाएगा, ठीक है। 3 क्वेश्चन हमें इसके पते होना चाहिए, ठीक है। अगला, जब लोकसभा में लाया जाएगा तो उसके बाद राज्यसभा के पास जाएगा, और राज्यसभा केवल और केवल कितने दिन के लिए रखेगी? 14 दिन के लिए, ये हुआ। तो देखो अब ऑप्शन पढ़ते हैं हम कि लोकसभा अभी भी राज्यसभा की सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार करते हुए बिना विधेयक के साथ आगे बढ़ सकती है। तो बिल्कुल सही आंसर है कि लोकसभा जो है राज्यसभा का जो परिवर्तन है उसको स्वीकार भी कर सकती है और अस्वीकार भी कर सकती है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। देखो साहब, धन विधेयक के बारे में बता दिया कि धन विधेयक पर राज्यसभा बहुत सीमित शक्तियाँ हैं, वह केवल ऐसे सिफारिश दे सकती है। लोकसभा पूर्ण रूप से लोकसभा का अधिकार होता है, और वह राज्यसभा की सिफारिशों को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, दोनों ही स्थितियों में विधेयक माना जाएगा, पारित माना जाएगा। और धन विधेयक के अन्य महत्वपूर्ण नियम की मैं बात करूँ तो इसे केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, बहुत बार बता चुका हूँ। यह सरकारी विधेयक है जिसे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लाया जाता है। देखो सरकारी विधेयक कैसे, यानी सरकार के कोई मंत्री के द्वारा विधेयक लाया जाएगा, ठीक है, सरकार के किसी मंत्री के द्वारा विधेयक लाया जाएगा, ना कि गैर मंत्री के द्वारा, ठीक है। अगला, राष्ट्रीय पूर्व अनुमति से पेश होने के कारण इस विधेयक को पुनः विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता। यानी कहने का मतलब है, जब मैंने राष्ट्रपति आपको बताया तो राष्ट्रपति मैंने बताया कि राष्ट्रपति का कुछ वीटो पावर होती है, उनको भी मैं पढ़ाऊंगा, तो उनकी भी जैसे आपातकाल पढ़ाऊंगा ना, तो उसमें आपको वीटो पावर पढ़ाऊंगा राष्ट्रपति की। तो राष्ट्रपति क्या कुछ वीटो पावर होती है, जैसे राष्ट्रपति के हाथ में ये शक्तियाँ होती हैं कि राष्ट्रपति कोई भी विधेयक आ रहा है उसको अपनी जेब में रख सकता है, या उसको तुरंत पास कर सकता है, या वापस संशोधन के लिए भेज सकता है। तो उसको क्या है, धन विधेयक के संदर्भ में बात करूँ तो राष्ट्रपति क्या है, धन विधेयक को ना तो वापस भेज सकता है और ना ही उस पर उसको निलंबित कर सकता है, ना ही उसको क्या कर सकता है, पॉकेट में रख सकता है, ठीक है। तो किसी भी वीटो का प्रयोग नहीं करेगा, उसको राष्ट्रपति के पास आएगा और साइन करेगा। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति से भाई पहले अनुमति लेके, राष्ट्रपति को पहले अनुमति लेके, वो पहले सूचित करके ही तो विधेयक लाया गया था, फिर विधेयक को वो पास ना करे तो ये तो कोई बात नहीं हुई, ठीक है। तो इसलिए वो तुरंत साइन कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लोकलेखा संबंधी। लोकलेखा समिति के बारे में सारा कुछ बता चुका हूँ, अब ये क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। तो पहला कथन इसमें दे रखा है कि लोकसभा के 25 से ज़्यादा सदस्य नहीं होते। तो देखो एक ट्रिकी लाइन है, कहने का मतलब कि हमने पढ़ा था कि लोकलेखा समिति जो होती है, लोकलेखा समिति में जो सदस्य संख्या होती है वह सदस्य संख्या कितनी होती है? 15 होती है राज्य लोकसभा की, ठीक है। लोकलेखा समिति में जो लोकसभा की जो सदस्य संख्या होती है वो कितनी होती है? 15 होती है, ठीक है। लेकिन क्या है, 25 से ज़्यादा नहीं होगी, तो 15 क्या है, 25 से कम ही है। तो कहने का मतलब ये ऑब्वियसली ये कथन सही है ना, ठीक है। दूसरा कथन दे रखा है कि विनियोग वित्त खातों की जांच करेगी, बिल्कुल करेगी। कैट परीक्षा की रिपोर्ट की जांच करेगी, बिल्कुल करेगी। तो आपके तीनों कथन सही होने चाहिए। क्या है? बिल्कुल हाँ, तीनों कथन इसमें सही हैं। तो मैंने बता दिया आपको ये सारी चीज़ें। लोकलेखा समिति के बारे में पहले भी पढ़ा चुका हूँ आपको, पहले भी ये क्वेश्चन कर लिया था। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करेंगे सब विचार। तो पहला कथन है भारत के संविधान में संशोधन केवल लोकसभा में एक विधेयक पारित करके किया जा सकता है। यानी कह रहा है कि भारत के संविधान में संशोधन केवल लोकसभा में एक विधेयक पारित करके किया जा सकता है। देखो संविधान का जो संशोधन है केवल लोकसभा में नहीं लाया जा सकता, या सॉरी यह जो है आपके लोकसभा में नहीं ला सकता, केवल ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों में लाया जा सकता है। मतलब दोनों का सेंस से मेरा कहने का मतलब है आप इसको लोकसभा में भी ला सकते हो और इसको राज्यसभा में भी ला सकते हो, ठीक है। तो केवल लगाने से यहाँ क्या हो गया, मामला खराब हो गया। तो यानी कुछ ये कथन क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा कथन कह रहा है कि यदि ऐसा कोई संशोधन संविधान संशोधन के संघीय ढांचे में परिवर्तन करना चाहता है, यदि
कोई ऐसा संशोधन है जो संविधान के संघीय ढांचे में परिवर्तन करना चाहता है तो संशोधन के भारत के सभी राज्यों की विधायिका के द्वारा अनुसमर्थित करने की आवश्यकता है। यानी कहने का मतलब ये है, देखो इस लाइन का मैं मतलब समझा दूँ आपको कि ये लाइन कह रही है कि अगर हमने कोई भी संविधान में संशोधन किया और वह संशोधन जो है संघीय ढांचे को परिवर्तन करता है, यानी हमारा देख मूल मकसद क्या था हमारा कि संविधान में अगर संशोधन हो रहा है तो वह क्या क्या नहीं करना चाहिए, संविधान के मूल ढांचे को नहीं छेड़ना चाहिए। लेकिन एक ऐसा संविधान संशोधन हो गया जो मूल ढांचे को परिवर्तित कर रहा है, तो हमारे राज्यों की क्या प्रतिक्रिया रहेगी। तो राज्यों के बारे में कहा गया है कि सभी राज्यों की विधायिका के द्वारा अनुसमर्थित करने की आवश्यकता है। तो इसमें क्या है, सभी राज्यों की नहीं, मतलब हमें अर्ध राज्यों की सहमति चाहिए। यानी ये कह रहा है कि हमें उस संशोधन को हटाने के लिए किसकी चाहिए, आधे राज्यों की सहमति चाहिए, पूरे राज्यों की नहीं। तो ये कथन भी आपको क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, इसमें सभी जो राज्य दिया है वहाँ अर्ध राज्य होता तो ये कथन सही माना जाता। ठीक है, तो ये भी कथन गलत हो जाएगा। इन दोनों कथन गलत हैं, तो दोनों कथन गलत हैं, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। देखो डिटेल पढ़ते हैं, इनकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। तो संविधान संशोधन विधेयक को संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, यह केवल लोकसभा का नहीं है। तो पहला कथन तो इसलिए गलत हो गया। दूसरा कथन है कि यदि संविधान संशोधन संघीय ढांचे को प्रभावित करता है तो इससे सभी राज्यों द्वारा नहीं बल्कि आधे राज्यों की विधायिका के साधारण बहुमत के द्वारा अनुसमर्थित होना आवश्यक है। समझ गए? ठीक है, बताओ। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस के माध्यम से आपको कुछ समझ में आया होगा कि हमारे संविधान में जो संविधान संशोधन के बारे में जो भी बात है वो आपको इस क्वेश्चंस के बारे में पता चली होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है राज्यसभा का सभापति और उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं। देखो मैंने बताया था कि जब उपराष्ट्रपति मैंने पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि जो उपराष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा का क्या होता है, सभापति होता है। ठीक है, तो वह क्या है, आपका राज्यसभा का सदस्य नहीं है, वह राज्यसभा का सदस्य नहीं है, लेकिन वह राज्यसभा का सभापति है। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सॉरी, उपराष्ट्रपति की मैं बात करूं, जबकि उपराष्ट्रपति जो है उपसभापति जो होता है आपका, वो राज्यसभा का सदस्य होता है। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, जबकि राज्यसभा का जो उपसभापति होता है वह राज्यसभा का सदस्य होता है। तो देखा जाए तो ये क्या है, कथन गलत है, क्योंकि इसमें कह रहा है कि दोनों जो है वो सदस्य नहीं होते, जबकि सभापति जो है वो सदस्य नहीं होता, जबकि उपसभापति तो सदस्य होता है ना भाई। ठीक है, इसलिए ये कथन गलत हो जाएगा। दूसरे कथन की मैं बात करूँ, दूसरे कथन में कहा गया है कि संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य को राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान का अधिकार नहीं होता, जबकि उन्हें उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट देने का अधिकार होता है। जब मैंने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति आपको पढ़ाया तो उसमें मैंने बताया कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो है संसद के केवल और केवल निर्वाचित सदस्य पार्टिसिपेट करेंगे, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सदस्य पार्टिसिपेट करेंगे, चाहे वो मनोनीत हो चाहे वो निर्वाचित हों। तो इसमें यही तो कहा गया है, इसमें कहा गया है कि जो मनोनीत सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करते, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं, वोट देते हैं। तो ये कथन तो क्या है, सही है। तो यानी केवल 2 नंबर का कथन सही है, तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ठीक है, आया समझ में? देखो ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मेरा मकसद ये है कि आपको इन क्वेश्चनों के माध्यम से जो आपको कथन दिए गए उनके माध्यम से मैं थ्योरी को आपको याद करा सकूँ। आई बात समझ में? और आपको अगर इससे भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो मैंने क्लासों में पढ़ा रखा है, बहुत बढ़िया तरीके से क्लासों में ये चीज़ कवर करवा रखी है। आप चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको अलग से इंडियन पॉलिटी की बेहतरीन प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी, और उसमें बहुत डिटेल से बहुत अच्छे से बढ़िया पीपीटी बना करके मैंने आपको ये क्लासेस करवाई हैं। ठीक है, अभी तो मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, सोचो जब रिवीजन ऐसा करवा रहा हूँ तो सोचो क्लास कैसी रही होगी। तो देख सकते हैं अपन क्लासों को जा करके। ठीक है, अब यहाँ देखो साहब, हम कुछ डिटेल पढ़ लेते हैं कि जैसे सभापति वर्सेस उपसभापति की मैं बात करूँ तो ये राज्यसभा का जो सभापति होता है उपराष्ट्रपति होता है, राज्यसभा का अध्यक्ष होता है लेकिन सदस्य नहीं होता, जबकि उपसभापति जो होता है राज्यसभा के सदस्यों के बीच में से होता है, यानी सदन का सदस्य होता है। दूसरा पॉइंट है मनोनीत सदस्यों के बारे में, तो ये सारी चीज़ मैंने बता दिया, आप पढ़ लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा को लोकसभा के बराबर शक्तियाँ प्राप्त हैं। देखो कौन कौन सी चीज़ों में राज्यसभा को लोकसभा के बराबर शक्तियाँ प्राप्त हैं वो देखनी है। तो पहले तो नई अखिल भारतीय सेवाएं बनाने, तो नई अखिल भारतीय सेवाएं जो हैं वो केवल राज्यसभा को है, लोकसभा को नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा।
ये पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी शक्ति है जो दोनों को बराबर है, मतलब जो राज्यसभा को भी है और लोकसभा को भी है, तो वो देखनी है हमें। तो वो होनी चाहिए संविधान में संशोधन करना। तीसरा ऑप्शन दे रखा है सरकार को हटाना, और चौथा ऑप्शन दे रखा है कटौती प्रस्ताव, यानी संविधान में संशोधन करने का अधिकार है। कैसे? यानी संविधान में जो संशोधन है वह राज्यसभा से भी प्रस्ताव किया जा सकता है, पारित किया जाता है, और लोकसभा में भी पारित किया जाता है। यानी इस मत पर, इस विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा दोनों बराबर हैं। भाई देखा जाए तो जो आपका संविधान संशोधन जो विधेयक है, इस विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा दोनों बराबर हैं। लेकिन मैं बात करूँ राज्यसभा कहाँ ऊपर है, तो राज्यसभा ऊपर है जैसे नई अखिल भारतीय सेवा बनाने में। राज्यसभा कहाँ ऊपर है? उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है, सभापति चुनाव करने में, ठीक है। और कहाँ होता है आपका जो है राज्य का कोई भी विषय राष्ट्रीय महत्व का लग रहा है तो उसके लिए कानून बनवाने में, वहाँ राज्यसभा ऊपर है। और लोकसभा कहाँ ऊपर है? धन विधेयक लाया गया, ठीक है, धन विधेयक जैसे लाया गया और वित्त विधेयक जैसे लाया गया, तो उनमें क्या है, लोकसभा ऊपर है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि राज्यसभा और लोकसभा कब बराबर हैं, तो किस संशोधन में बराबर हैं। तो ऑप्शनों में देखा जाए तो संविधान में संशोधन जो है वो उन दोनों में राज्यसभा और लोकसभा की शक्तियाँ बराबर हैं। देखो यहाँ कुछ पॉइंट दिए गए हैं, उन पॉइंटों को आप याद रखना, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा की जो शक्तियाँ हैं वह पूर्णतः समान हैं। कौन कौन से पॉइंट हैं, पढ़ो एक बार जल्दी यहाँ पढ़ो, फिर मैं समझाता हूँ इनको। देखो पहला पॉइंट कह रहा है कि संविधान संशोधन विधेयक को पारित करना, यानी संविधान संशोधन के विधेयक को पारित करना, राष्ट्रपति का चुनाव। देखो ये विषय दिए गए हैं, और उन विषयों पर, उन विधेयकों पर लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियाँ जो है वो क्या है, बराबर है। कौन कौन से विषय दिए गए हैं? पहला विषय दिया गया है संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक में दोनों की शक्तियाँ क्या है, बराबर हैं, ठीक है। दूसरा दिया गया है राष्ट्रपति का चुनाव और उन पर महाभियोग लगाना, उनमें भी दोनों बराबर हैं, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में जो है राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सभी मनोनीत निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, जबकि हटाने में क्या है, दोनों सदनों के सभी सदस्य शामिल होते हैं। तो उसमें ना तो राज्यसभा और लोकसभा ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश में जैसे अध्यादेश का अनुमोदन करना है तो उसमें भी दोनों सदन बराबर हैं। तीनों प्रकार की आपातकालीन शक्तियाँ की उद्घोषणा करते हैं, उनमें भी दोनों सदन बराबर हैं। और सुप्रीम कोर्ट और यूपीएससी के क्षेत्राधिकार को बढ़ाने में, यानी सुप्रीम कोर्ट और यूपीएससी के जो क्षेत्राधिकार को बढ़ाने में जो है दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा दोनों बराबर हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि लोकसभा के अध्यक्ष के संबंध में सही कथन चुनें। यानी ये कह रहा है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष है उसके संदर्भ में सही कथन चुनना है। देखो साहब, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में पूछ रहा है। तो उपाध्यक्ष का चुनाव है, पहला कथन दे रखा है कि उपाध्यक्ष का जो चुनाव है उस तिथि को होगा जिसे अध्यक्ष नियत करेगा। तो कहने का मतलब उस तिथि में नहीं होगा, उस तिथि में होगा जो अध्यक्ष नियत करेगा। कहने का मतलब ये है, जब नई लोकसभा बनकर के आती है तो उसी लोकसभा का जो पहला सत्र होता है उसी में ही जनरली जो है लोकसभा अध्यक्ष चुन लिया जाता है। और लोकसभा अध्यक्ष जब चुन लिया जाता है तो लोकसभा अध्यक्ष तय करेगा कि भाई लोकसभा का उपाध्यक्ष कब बनेगा, ठीक है। तो वो तारीख फिक्स कर देता है कि भाई इस तारीख को लोकसभा अध्यक्ष बनेगा, ठीक है। अगला देखो, अगला है अनिवार्य प्रावधान है कि उम्मीदवार का चुनाव विपक्षी पार्टी या सत्ताधारी पार्टी से होगा। यानी ये कह रहा है कि ये अनिवार्य रूप से है कि विपक्षी पार्टी से होगा उपाध्यक्ष। तो देखो अनिवार्य रूप से कुछ नहीं है, वो विपक्ष का भी हो सकता है और सत्ता पक्ष का भी होता है, लेकिन अनिवार्य नहीं है, किसी का भी हो सकता है। तो ये क्या है, गलत कथन हो जाएगा। दूसरा पूछ रहा है कि अध्यक्षता करते समय उपाध्यक्ष के पास अध्यक्ष की समान शक्तियाँ होंगी और फैसले के खिलाफ अपील नहीं होगी। कहने का मतलब ये है कि मान के चलो अध्यक्ष एब्सेंट है, तो अध्यक्ष की जगह अध्यक्षता कौन करेगा, उपाध्यक्ष करेगा, ठीक है। तो उपाध्यक्ष जब करेगा तो अध्यक्ष की कार्य शक्तियाँ उसके हाथ में आ जाएंगी, यानी अध्यक्ष के जो क्षेत्राधिकार हैं वो उसके किसके हाथ में आ जाएंगे, उपाध्यक्ष के हाथ में आ जाएंगे। तो ऑब्वियसली समान शक्तियाँ प्राप्त होंगी, तो ये सही है, ठीक है। ये कदम क्या है, सही है। तो 1 और 3 सही है। चौथा देखें, ये जो प्रथा है कि प्रस्ताव अध्यक्ष पेश करता है और प्रधानमंत्री अनुमोदित करता है। देखो प्रस्ताव जब पेश होता है सदन में तो उसमें प्रधानमंत्री का तो कोई रोल ही नहीं है, समझ रहे हो। जैसे कोई भी प्रस्ताव विधेयक से और कानून बनता है तो प्रधानमंत्री का क्या रोल है उसमें, सुना है कभी आपने कि संसद में कोई प्रस्ताव हुआ और उसको अनुमोदित कर दिया सब प्रधानमंत्री ने, नहीं सुना है। तो प्रधानमंत्री का कोई रोल नहीं, तो ये भी कथन गलत हो जाएगा। यानी 1 और 3 ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, ठीक है।
देखो साहब, सत्यापन क्या किया गया है, तथ्य को देखो साहब, तथ्य कुछ दिए हैं कि जैसे चुनाव की तिथि, उपाध्यक्ष के चुनाव की तिथि लोकसभा अध्यक्ष निर्धारित करेगा, बिल्कुल सही है। पार्टी की अनिवार्यता यानी संविधान में ऐसा कोई अनिवार्य प्रावधान नहीं है कि उपाध्यक्ष होगा विपक्षी दल का होगा या सत्ताधारी पक्ष का होगा, ठीक है। समान शक्तियाँ का मतलब है जैसे पीठासीन अधिकारी के रूप में उपाध्यक्ष के पास अध्यक्ष की समान शक्तियाँ ही होंगी। पीठासीन अधिकारी का मतलब जब अध्यक्ष अनुपस्थित है तब, ठीक है। प्रधानमंत्री का अनुमोदन यानी नियुक्ति में प्रधानमंत्री के अनुमोदन की ऐसी कोई स्थापित संवैधानिक प्रथा नहीं है, ठीक है। अब चलो साहब, अगला क्वेश्चन है हमारा लोकसभा अध्यक्ष के कार्यकाल के संबंध में सही स्टेटमेंट। लोकसभा अध्यक्ष पहले पूछा था उपाध्यक्ष, अभी कर रहे हैं हम अध्यक्ष, कि वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेगा। नहीं, देखो लोकसभा जो अध्यक्ष होता है वह लोकसभा का एक सदस्य होता है और लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल फिक्स है 5 वर्ष का, समझ रहे हो। यानी ये क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का सेंस है कि यानी ये कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि जो लोकसभा का जो अध्यक्ष है वह कब तक रहेगा, जब तक राष्ट्रपति चाहेगा। तो ऐसा तो कुछ नहीं है, लोकसभा अध्यक्ष का तो कार्यकाल फिक्स है, कितना, 5 वर्ष का। क्यों? क्योंकि वह लोकसभा का सदस्य है भाई, और लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है, ठीक है। तो पहला कथन क्या हो गया, गलत हो गया, पहला कथन गलत हो गया। दूसरा कथन देखते हैं साहब। दूसरा कथन कह रहा है कि अपने चुनाव के समय सदन का सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है, यानी जब चुनाव हो रहा है तो किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक नहीं है, लेकिन उसे 6 माह के भीतर सदस्यता लेनी होगी। बिल्कुल सही है भाई, ये चीज़ तो मैंने आपको बताई थी, ये चीज़ बनाई थी कि अपने चुनाव के समय सदन का सदस्य होना नहीं, ये कह रहा है कि अपने चुनाव के समय यानी अध्यक्ष के चुनाव के समय, ये लोकसभा सदस्य की बात नहीं कर रहा। अगर यहाँ लोकसभा सदस्य होता तो ये कथन सही था, यानी सांसद बनने के लिए मंत्री के लिए होता ये काम, तो आपके लिए क्या होता, सही कथन होता। लेकिन ये कह रहा है लोकसभा अध्यक्ष, तो लोकसभा अध्यक्ष बनने के लिए सबसे पहले लोकसभा का सदस्य होना जरूरी है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोकसभा का अध्यक्ष बनना चाह रहे हो या किसी को लोकसभा का अध्यक्ष बनाया जा रहा है तो उसके लिए लोकसभा का सदस्य होना जरूरी है, उन सदस्यों में से ही लोकसभा अध्यक्ष बना जाएगा। तो ये क्या हो गया, कथन गलत हो गया भाई, ठीक है। ऐसे ही ध्यान से पढ़ना है भाई, कंफ्यूज होगा, ठीक है। तो 2 कथन गलत हो गए, पहला कथन ये गलत हो गया, दूसरा कथन ये गलत हो गया। तीसरा कथन पढ़ते हैं सब, कि यदि वह इस्तीफा देता है, यानी वो त्यागपत्र देना चाह रहा है कौन, लोकसभा अध्यक्ष, तो उसे इस्तीफे का पत्र डिप्टी स्पीकर को संबोधित करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा, डिप्टी स्पीकर मतलब उपाध्यक्ष को। यानी इसमें क्या होता है कि अध्यक्ष उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा आपका, कौन सा, केवल 3। तो ये आप पढ़ लेना, ये पूरी डिटेल जो मैंने अभी बोल के बताई आपको वो सारी इसमें है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा लेखानुदान और अंतरिम बजट। देखो दोनों शब्दों को मैं आपको बता दूं कि आपको पता होगा जैसे बजट आता है तो बजट आता है 1 फरवरी को बजट लागू हो जाता है, ठीक है। तो और हमारा जो वित्तीय वर्ष स्टार्ट होता है वो अप्रैल से स्टार्ट होता है, यानी आपके 1 फरवरी को बजट आ गया और वित्तीय वर्ष हो रहा है अप्रैल से स्टार्ट, तो फरवरी और मार्च की जो खर्च है उस खर्च को कैसे व्यय करेंगे। तो बजट जब लाया जाता है तो उसमें पहले से ही जो 2 महीने का जो वो है, जो कुल बजट का 1/6 भाग उन 2 महीने के लिए, जैसे कुल बजट मान के चलो कितने भी रुपए का, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, मान के चलो आपको 600 रुपये का जो है बजट मैंने पार किया, 600 करोड़ का मान लो, 600 करोड़ का मैंने बजट पार निकाला पूरे साल का खर्चे का, ठीक है। तो उस खर्चे में आपके 2 महीने के मैं पहले ही निकाल लूँगा। कैसे निकाल लूँगा, मांग करूँगा मैं निकालने की कि 1/6 यानी 12 महीने के लिए कितना है 600, तो 2 महीने के लिए कितना होगा, 2 महीने के लिए कितना होगा 100 करोड़, ठीक है। तो 100 करोड़ रुपये जो हैं 100 करोड़ रुपये आपके पहले ही निकाल लिए जाते हैं, ठीक है। तो जो पहले निकाल लिए गए बजट से उनको बोला गया लेखा अनुदान, और जो अप्रैल से चलने वाला है जो पूरे बजट को बताता है, पूरे बजट में जो पूरे पैसे हैं उनका ब्यौरा बताता है, खर्च और ब्यौरा, वो हो गया आपका अंतरिम बजट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको लेखा अनुदान और अंतरिम बजट में अंतर समझ में आया होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं, देखो क्वेश्चन करते हैं। तो पहला कथन कह रहा है कि लेखा अनुदान केवल सरकार के बजट के समय व्यय से संबंधित है। तो मैंने आपको बताया
कि लेखा अनुदान खर्च से संबंधित है, क्योंकि जो 2 महीने में जो खर्च होने वाला है उसके लिए पैसा लेती हैं वो पहले से। तो ये खर्च के बारे में केवल खर्च के बारे में, आमदनी के बारे में कह रहा कि 2 महीने में क्या आमदनी आएगी ना, वो केवल खर्च के बारे में लेखा अनुदान। जबकि जो अंतरिम बजट है वो व्यय और आमदनी, यानी कहने वाला खर्च और आमदनी दोनों पर है। यानी अंतरिम बजट में वो सारी चीज़ बताई जाती है कि खर्च कहाँ कहाँ होगा और हमें आमदनी कहाँ से आएगी, यानी हमें उस टैक्स के द्वारा जो धन है वो कहाँ से प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ इसमें बताई जाती है किसमें, अंतरिम बजट में। तो पहला कथन तो सही है भाई। दूसरा कथन कह रहा है कि लेखा अनुदान का प्रावधान एक नियमित सरकार के द्वारा उपयोग किया जाता है, जबकि अंतरिम बजट एक कार्यवाहक सरकार के द्वारा उपयोग में की जाती है। यानी ये कह रहा है, देखो ये जो चीज़ कह रहा है कि लेखा अनुदान का प्रावधान एक नियमित सरकार, तो ऐसा कोई संविधान में ऐसा कहीं वर्णन नहीं है कि लेखा अनुदान का प्रावधान जो है एक नियमित सरकार के द्वारा ही किया जाएगा। ठीक है, तो जो सरकार उस समय है वही इसका वो करेगी, नियमित सरकार की तो बात ही नहीं होती है। ठीक है, जबकि अंतरिम बजट तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि अंतरिम बजट की कार्यवाहक सरकार लेके आएगी। ठीक है, तो जो उस समय सरकार है, जो आपकी सत्ताधारी सरकार है वही लेके आएगी। ठीक है, तो दोनों काम वही करती है, तो ये कथन क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। तो केवल और केवल एक सही है, तो कहने का मतलब ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। तो मैंने आपको बताया था कि ये अग्रिम अनुदान होता है, यानी पहले से ले लिया जाता है, 2 महीने का पहले से अनुदान ले लिया जाता है। ये केवल बजट के व्यय पक्ष से संबंधित है, खर्च से संबंधित है, जबकि अंतरिम बजट व्यय और प्राप्तियाँ दोनों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, अगला क्वेश्चन है कि अविश्वास प्रस्ताव के बारे में सही स्टेटमेंट क्या है। अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है कि लोकसभा की प्रक्रिया या कार्य संचालन नियमावली के लिए 198 के तहत अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। तो ये कथन तो सत्य है कि भाई अविश्वास प्रस्ताव जो है 198 के तहत नियमावली है इनकी। देखो, उनको संसद को संचालन करने के लिए कुछ नियम बनाए हैं सांसदों के द्वारा, तो उस नियमावली के तहत जो है 198 नंबर का जो नियम है उसके तहत अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव का जो वोटिंग होगी, वोटिंग प्रक्रिया में राज्यसभा के सांसद भाग नहीं लेते, तो ये जो कोई वो है कथन सही है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जाएगा, लोकसभा की ही वोटिंग होगी इसमें। और जो है भारतीय संसद के इतिहास में सर्वप्रथम 1863 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी, नहीं 1863 में जे.बी. कृपलानी के द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा, जे.बी. कृपलानी के द्वारा लाया गया था, ना कि श्यामलदास मुखर्जी के द्वारा लाया गया था 1963 में ही। ठीक है, तो तीसरा कथन गलत हो जाएगा, पहले और कथन 2 सही है, 1 और 2, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, तो मैंने बताया था कि 198 के तहत लाया जाता। ठीक है, चूँकि मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, तो वोटिंग राज्यसभा के सदस्य नहीं ले सकते। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव कब लाया जाता है कि अविश्वास प्रस्ताव में ये देखा जाता है कि सरकार के पास बहुमत है या नहीं। ठीक है, ऐतिहासिक त्रुटि, जैसे भारत के जो पहला अविश्वास प्रस्ताव हुआ था 1963 में हुआ था, सही बात है, लेकिन जे.पी. कृपलानी के द्वारा किया गया था, ना कि श्यामलदास मुखर्जी के द्वारा, और प्रधानमंत्री नेहरू के खिलाफ किया गया था। अगला आर्टिकल है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बारे में, कि संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है। उसमें देखो साहब, क्या संयुक्त दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आर्टिकल 11 में नहीं, आर्टिकल 108 में है। पहला कथन गलत हुआ। दूसरा कह रहा है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता राष्ट्रपति करेगा, दूसरा कथन गलत हुआ, कई बार बता चुका हूँ, लोकसभा अध्यक्ष करेगा। तीसरा है कि प्रथम संयुक्त बैठक बैंक सेवा आयोग, नहीं। मैंने बताया था कि दहेज प्रथा के लिए, दहेज के लिए जो कानून बन रहा था, दहेज प्रतिषेध अधिनियम था, उसके लिए लाया गया था। और कब लाया गया था, 1961 में 1961 में लाया गया था। ठीक है, अगला कह रहा है कि साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। बिल्कुल बुलाई जाती है, साधारण विधेयक जो होगा उसमें संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी। केवल 4 सही होगा, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट देखो साहब, संसद के तुलनात्मक अध्ययन देखो, संसद का तुलनात्मक अध्ययन देखो। यहाँ तक मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारी थ्योरी मैंने आपको पढ़ाई है, तो उसके आधार पर तुलनात्मक अध्ययन देखने को मिला है। एक क्विक रिवीजन आप करो, अपने मन में करो, एक बार पढ़ो पूरी स्लाइड को, तब मैं समझाऊंगा इसको। 2 मिनट का टाइम देता हूँ, 2 मिनट में आप पूरी स्लाइड पढ़ो, तब जाकर के मैं आपको ये समझाऊंगा। देखो, लोकसभा की विशेष शक्तियाँ दी गई हैं, एक तरफ राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ हैं, एक तरफ दोनों सदनों की जो समान शक्तियाँ हैं वो दी गई हैं। जैसे लोकसभा में क्या क्या है, धन विधेयक है,
अविश्वास प्रस्ताव है लोकसभा में लाया जाएगा, और राष्ट्रपति आपातकाल को वापस लेने का जो प्रस्ताव है, राष्ट्रीय आपातकाल को, वो भी लोकसभा में जाएगा। यानी जो आपातकाल लगाएंगे और आपातकाल को जो वापस लेंगे, तो वापस लेने का जो अधिकार है जो किसके पास है, वो लोकसभा के पास है। ठीक है, तो 3 ये महत्वपूर्ण आपको याद रखने हैं लोकसभा के बारे में। ठीक है, अगला है राज्यसभा की विशेष शक्तियाँ। राज्यसभा में क्या है कि राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है, आर्टिकल 249, आर्टिकल 312 और आर्टिकल 67B। ये महत्वपूर्ण है आपके। ठीक है, तीनों के तीनों महत्वपूर्ण हैं। दोनों सदनों की समान शक्ति है। समान शक्ति कैसे हैं? जैसे संविधान संशोधन पर समान है, राष्ट्रपति के निर्वाचन पर समान है, राष्ट्रपति के महाभियोग पर समान है, आपातकाल का अनुमोदन समान है, अध्यादेश स्वीकृति समान है। देखो, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ। अभी आपको कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएंगे मेरे को कि इस चीज़ में हमें समस्या देखने को मिल रही है। ठीक है, ताकि मैं इसमें आपको कुछ और ऐड करके समझा सकूँ। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मैंने आपको समझाने का पूरा प्रयास किया है इन चीज़ों को। देखो, टफ चीज़ें हैं, संसद की प्रक्रिया है, थोड़ी सी टफ है, लेकिन अगर आपको समझ में आ जाएगी, एक बार आप समझ गए ना, तो संसद को यूँ चुटकियों में याद कर दोगे। ठीक है, अगर प्रोसेस समझ में आ गई, आप आए दिन जो खबर पढ़ते हो ना कि ये बिल आया, ये प्रस्ताव पारित हुआ, ये विधेयक आया, ये कानून बना। ठीक है, कैसे कानून बना, अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, विश्वास प्रस्ताव क्या होता है, ठीक है, धन विधेयक क्या होता है, राज्य सूची के बेसिस पर कैसे कानून बना देगा राज्यसभा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो समझने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, आप फैक्ट तो याद कर लोगे, आप फैक्ट याद कर लोगे कि आर्टिकल 249 में ये कहा गया है, आर्टिकल 312 में ये कहा गया है, लेकिन अगर उसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया या थ्योरी वाला क्वेश्चन पूछ लिया तो आप अटक जाओगे। तो आपको दोनों, देखो, आप थ्योरी पढ़ोगे ना, थ्योरी कंप्लीट करोगे तो उसके साथ साथ जो आपके स्टैटिक क्वेश्चन है, जो आपके स्टैटिक क्वेश्चन है वो आपको तो क्लियर हो जाएंगे, फैक्चुअल क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे उसी के साथ में। तो दोनों एक अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप एक साथ पढ़ो, थ्योरी पढ़ो, बढ़िया ध्यान से पढ़ो, तो आपको क्या है, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बढ़िया आप देख सकते हो आराम से। राज्यसभा का सभापति निर्वाचित होता है राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सभी सदस्यों द्वारा, संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा और संसद के सभी सदस्यों द्वारा। बताओ, जल्दी बताओ कि मैंने आपको पढ़ा है सभापति किसके द्वारा होता है। देखो, पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि सभापति होता है वह कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है ना उपराष्ट्रपति। तो अब ध्यान करो कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है, तो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह संसद के दोनों सदनों के द्वारा, संसद के जो दोनों सदन हैं उन दोनों सदनों के सभी सदस्य इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे वो मनोनीत हो। तो कहाँ है ऑप्शन, संसद के दोनों सदनों के सदस्य, संसद के सभी सदस्य, संसद के सभी सदस्य, इसका मतलब संसद के दोनों सदनों के सदस्य। ठीक है, देखो क्या लिखा है इसमें कि राज्यसभा का सभापति जो होता है वह भारत का उपराष्ट्रपति होता है, और उसका चुनाव जो है संसद दोनों सदनों के सभी सदस्य द्वारा किया जाता है, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे वो मनोनीत हो। ठीक है, जबकि अगर राष्ट्रपति का पूछ रहे इसी में, तो राष्ट्रपति में अलग है भाई। राष्ट्रपति में संसद के दोनों सदन तो पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन उनके केवल और केवल निर्वाचित सदस्य पार्टिसिपेट करेंगे, उनमें मनोनीत सदस्य पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के संविधान के अनुसार संसद के अंग हैं। ये पूछ रहा है कि भारत के संविधान के अनुसार संसद के अंग हैं। तो देखो, भारत के संविधान के अनुसार संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति है, राज्यसभा है और लोकसभा है। जहाँ भी ये उत्तर दिख जाए लगा दो, ठोक दो भाई, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, केवल राज्य ये मत करना भाई, बहुत बार फंसेंगे लोग कि संसद में तो 2 ही सदन हैं, राज्यसभा लोकसभा 2 ही अंग हैं। नहीं, आर्टिकल 79 कहता है कि संसद 3 चीज़ों से मिलकर के बना होता है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, तीनों चीज़ों से मिलकर के बना होता है। ठीक है, आर्टिकल 79। तो आर्टिकल 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी। यद्यपि राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, फिर भी वह संसद का अभिन्न अंग होता है, क्योंकि कोई भी विधेयक उसकी सहमति से के बिना कानून नहीं बन सकता। तो कहने का मतलब राष्ट्रपति को संसद का अंग क्यों कहा गया है, क्योंकि आपने देखा होगा कोई भी विधेयक जब पारित होता है और विधेयक जो है कानून बनता है, तो कानून बनने से पहले उसको राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, और राष्ट्रपति की ही अनुशंसा होती है। तो फाइनल मोहर जो होती है, फाइनल जो साइन होता है वो राष्ट्रपति का होता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति की सहमति के कारण ही कानून बनेगा। तो कहने का मतलब वो अंग ही हुआ ना यार संसद का। संसद का मेन काम क्या है, कानून बनाना भाई। जो समाज के विषय हैं उनका अध्ययन करना, उन पर चर्चा करना, और चर्चा करने के बाद उन पर कानून बनाना।
ठीक है। तो कानून बनाएगा तो कानून बनाएगा किसके लिए? जो बनाएगा जनता के लिए, लेकिन बनाने में जो अहम भूमिका रहेगी दोनों सदनों की तो है ही, लेकिन फाइनली किसके पास जाएगा? वो राष्ट्रपति के पास, क्योंकि राष्ट्रपति जो है भारत का प्रथम नागरिक होता है और जो सभी काम होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा में विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए न्यूनतम कितनी सीटें होनी चाहिए? यानी लोकसभा में विपक्षी दल का नेता होने के लिए, विपक्षी दल का नेता होने के लिए, तो इसमें कहा गया है कम से कम 10%। कम से कम 10% कहने का मतलब है हमारी लोकसभा में मान के चलो 552 होते हैं वैसे तो, 550 ही मान लो, और इसका 10% लगाओगे आप, तो इसका 10% आप लगाओगे तो 55 सदस्य, लगभग 55 सदस्य क्या हैं वो होने चाहिए। तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। कहने का मतलब है विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए लगभग 55 सदस्यों का होना आवश्यक है, ठीक है। नेक्स्ट देखो साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये आर्टिकल मैं बता चुका हूँ आपको, फिर भी एक बार बता दूँ। आर्टिकल 108 में क्या है? संविधान संशोधन, और संविधान संशोधन नहीं सॉरी संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक कहाँ है? आर्टिकल ये पहले का सी। दूसरा देखा गया है आर्टिकल 105। आर्टिकल 105 क्या कह रहा है? संसद की शक्तियों को बताता है, और शक्तियाँ कहाँ हैं? शक्तियाँ नहीं दे रखी क्या? शक्तियाँ विशेषाधिकार, ये हो गई संसद की शक्तियाँ विशेषाधिकार। आर्टिकल 123 अध्यादेश हो गया। आर्टिकल 194 राज्य विधानमंडल के विशेष अधिकार हो गया। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहले का सी, दूसरे का ए, तीसरे का हो जाएगा बी, और चौथे का हो जाएगा डी। ये आंसर हो जाएगा। कोई डाउट? उम्मीद करता हूँ नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये आर्टिकल में पहले आपको कई बार पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो आज का लास्ट हमारा क्वेश्चन रहने वाला है कि राज्यसभा का अनन्य विशेष अधिकार कौन सा है? तो राज्यसभा के बारे में मैंने बता दिया। एक तो अखिल भारतीय हो, ऑप्शन में कहीं भी दिख जाए ठोक देना आंसर। दूसरा राज्यसभा के बारे में दिख जाए कि राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। देखो आप एक चीज़ सोचो, राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बनाएगी? राज्य बनाएगी भाई। राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बनाएगी? राज्य बनाएगी। लेकिन राज्यसभा को एक अधिकार दिया गया है कि भाई राज्य सूची में कोई भी विषय आपको ऐसा लगे कि राष्ट्र के महत्व का है, राष्ट्रीय महत्व का है, तो आप क्या कर सकते हो? उस पर कानून बना सकते हो, ठीक है। वो कहीं भी दिख जाए तो वो भी ठोक देना। तीसरा, जो उपराष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है वह केवल किस में आएगी? राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जाएगा। तीनों चीज़ जहाँ भी दिख जाए वो राज्यसभा है, ठीक है। तो देखो साहब, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग ना, नई अखिल भारतीय सेवा बिल्कुल सही, इसमें ही विशेष अधिकार है भाई, आर्टिकल 312 के तहत। तो यहाँ आपका जो संसद है, संसद से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको यहाँ करा दिए हैं, ठीक है। आपको कोई भी संसद के रिलेटेड में कोई भी डाउट हो, या फिर और कोई से टॉपिक के बारे में कोई भी डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में बताएं, आपका वो डाउट क्लियर किया जाएगा। और किस टॉपिक पर आप ज़्यादा तैयारी करना चाह रहे हो, जैसे हालांकि मैं पूरे टॉपिक कवर करूँगा, मान के बाई चांस अगर कोई टॉपिक मेरे से छूट भी जाता है तो आप भी उसको बता सकते हो कि सर ये टॉपिक छूट गया है, इस पर आप क्वेश्चंस बनाओ या इसके क्वेश्चंस लेके आओ। और आपको यदि लग रहा हो कि भाई क्वेश्चनों की संख्या कम है तो मैं और भी क्वेश्चन इसमें ऐड कर दूंगा। मैं क्वेश्चन इसलिए ऐड नहीं कर रहा क्योंकि देखो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ और उसके साथ में जो व्याख्या करा रहा हूँ मैं, उस व्याख्या में बहुत सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो जा रहे हैं, तो मैं उसको अलग से क्वेश्चन में क्यों लूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं क्वेश्चंस में अलग से नहीं ले रहा हूँ। अगर आपको ये तरीका पसंद नहीं आ रहा है तो आप क्या करो, मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ, तो मैं और क्वेश्चंस आपको ऐड करने की कोशिश करूँगा। हालांकि ये जो सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी, मेरी सारी क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद मास्टर क्लास में लेके आऊँगा, और मास्टर क्लास में जो है सारे पॉलिटी को दो तीन भागों में डिवाइड करूँगा, और उसके बाद फिर मेन जो ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है उसमें व्याख्या नहीं करूँगा, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर कम से कम 250-300 क्वेश्चन करेंगे पॉलिटी के, ठीक है। तो उससे क्या है, आपका बहुत सारा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी प्लानिंग मेरे दिमाग में चल रही है। ना ही पॉलिटी, हिस्ट्री भी मैं कराऊंगा, ज्योग्राफी भी मैं कराऊंगा, ठीक है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी तीनों चीज़ मैं कराऊंगा। राजस्थान की जो महत्वपूर्ण आर्ट एंड कल्चर जो है, आर्ट एंड कल्चर और मॉडर्न हिस्ट्री से जो क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस मैं यहाँ से कराऊंगा। डिटेल क्लास भले ही नहीं कर पाऊंगा, लेकिन क्वेश्चंस आपको कराने का प्रयास करूँगा। क्लास पसंद आ रही हो तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि पुरुष और महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें।